AE13 हिंदी अध्याय 121 दृश्य पुनः प्रकट होना _2। ओह, लॉन कोनकोन ने अवचेतन रूप से कहा, चलो नाश्ते के बाद चर्चा करते हैं। तुम्हें नाश्ते के बाद स्कूल जाना होगा और तुम कम से कम दोपहर तक छात्रावास नहीं लौट पाओगे। तुम्हें सफाई पसंद होनी चाहिए। छोटे पेड़ की आवाज दोहराई गई। तुम मेरी माँ से भी ज्यादा परेशान क्यों हो? लॉन कोनकोन ने असहाय भाव से देखा, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वह उसकी साधना में मदद कर रही थी, उसने आज्ञाकारी होकर वही किया जो सुझाया गया था। जब वह छात्रावास से निकलकर लॉन डांगडांग के छात्रावास के बाहर पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लॉन डांगडांग का दरवाजा अभी भी बंद था। आमतौर पर लॉन डांगडांग ही उसे जगाता था। दस्तक दस्तक। लॉन कोनकोन ने दरवाजा खटखटाया। लॉन डांगडांग, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक पीला चेहरा दिखाई दिया। इस समय लॉन डांगडांग को देखकर लॉन कोनकोन उछल पड़ा। उसके बड़े भाई का चेहरा चादर की तरह सफेद था, उसकी आंखें कुछ बिखरी हुई थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी थे जो वाकई डरावना था। भाई, तुम्हें क्या हुआ? लॉन कोनकोन जल्दी से आगे बढ़ा, उसकी बांह को सहारा देते हुए। ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट भट्टी के पदार्थ ने उसके बड़े भाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं ठीक हूँ, मैंने अभी अभी एक साधना तकनीक का अभ्यास किया है जो थोड़ी थका देने वाली है। लॉन डांगडांग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। हाँ, द्विविचलित ध्यान की विधि मानव अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह न केवल बहुत थका देने वाली थी, बल्कि मानसिक रूप से भी विभाजित करने वाली थी। हालांकि उसके पास एक साधना तकनीक थी, फिर भी उसे पूरा करना बेहद मुश्किल था। वह पूरी रात अभ्यास करता रहा था और अभी भी मूल बातें नहीं समझ पाया था। इस समय लॉन कोनकोन ने उसे गले लगा लिया, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। भाई, उदास मत हो, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ। अतीत में तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, निश्चिंत रहो, एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। लॉन डांगडांग तब स्तब्ध रह गया जब उसे गलतफहमी का एहसास हुआ, लेकिन उसके मुंह के कोने अभी भी ऊपर की ओर खींचे हुए थे। तो जब आप अपनी देवी की हेप्स रिब्स शॉप में काम कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? लॉन कोनकोन ने कहा। लॉन डांगडांग, क्या यह उचित है कि आप हमारे भाईचारे के ऐसे मार्मिक क्षण में इस तरह के प्रश्नों से मेरी आत्मा को पीड़ा दें? लॉन डांगडांग ने उसकी पीठ थपथपाई। चलो चलें, नाश्ते का समय हो गया है। दोनों भाई साथ साथ नीचे गए। कुछ छात्रावास के साथी अंदर नहीं थे, कुछ के दरवाजे बंद थे, शायद इसलिए कि उन्होंने स्पिरिट भट्टियां मंगवा ली थीं और एकांतवास में साधना कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बुलाने की जहमत नहीं उठाई और अकेले ही कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। आज कैफेटेरिया कुछ खाली सा था, लोगों की संख्या में काफी कमी आई थी। नाश्ता करते हुए उन्हें अकादमी से ताज़ा खबरें मिली। कई छात्रों ने स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल सिलेक्शन अनुष्ठान में स्पिरिट फनेस प्राप्त की थी, इसलिए अकादमी ने छात्रों को सप्ताह के बाकी दिनों के लिए छुट्टी देने का फैसला किया था, ताकि उन्हें अपनी नई स्पिरिट फनेस के साथ घुलने मिलने और खुद को उनसे परिचित कराने का समय मिल सके। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि स्पिरिट फनेस अकादमी ने इन प्रतिभावानों को आत्मा अभ्यास के लिए भरपूर स्वतंत्रता दी तथा उन्हें पर्याप्त समय दिया। नाश्ते के बाद लॉन डांगडांग द्विकेंद्रित साधना तकनीक का अभ्यास जारी रखने के लिए छात्रावास में वापस चला गया। लॉन कोनकोन भी उसके साथ छात्रावास लौट आया। 5वीं रैंक तक जल्द से जल्द पहुंचकर ही वह अपने बड़े भाई की मदद कर पाएगा। उसने इस बार पूरी लगन से कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया था। जैसे ही लॉन डांगडांग छात्रावास का दरवाजा बंद करने वाला था, लॉन कोनकोन ने उसे रोक दिया और सुझाव दिया। भाई, मैंने ध्यान से सोचा है कि तुमने पहले जिस आत्मा पूछताछ की दुविधा का जिक्र किया था, उसे कैसे सुलझाऊं? क्यों न हम दोनों फादर हैप की रिब्स शॉप में काम करें? इस तरह मैं अपनी देवी के पास और तुम्हारे पास भी रह सकूंगा। तुम क्या सोचते हो? लॉन डांगडांग ने हंसते हुए उसे डांटा। चले जाओ, तुम कृतघ्न आदमी जो भाईचारे से अधिक प्रेम को महत्व देते हो। अगले कुछ दिनों तक पूरी स्पिरिट फनेस अकादमी शांत रही। जाहिर है, छठी कक्षा के छात्रों के लिए स्पिरिट फनेस के ईश्वरीय चयन अनुष्ठान ने बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। स्पिरिट फनेस के साथ घुलना मिलना और उससे परिचित होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए समय चाहिए। बेशक लॉन डांगडांग और लॉन कोनकोन ने भी पूरे मन से खुद को खेती के लिए समर्पित कर दिया। लॉन डांगडांग कई दिनों से ठीक नहीं लग रहा था। निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के मार्गदर्शन और सूर्य व चंद्र दीप्ति के संरक्षण में साधना करने के बाद उसे अक्सर भयंकर सिरदर्द की पीड़ादायक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस हफ्ते के बाद उसे आखिरकार भ्रमात्मक हृदय विपथन के पहले चरण द्विविचलित ध्यान का बोध हो गया था।
हालांकि इसमें महारत हासिल करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के अनुसार उसने द्विविचलित ध्यान में महारत हासिल करने के बाद ही आध्यात्मिक परिहार का प्रयास करने पर जोर दिया। लॉन कोनकॉन की भावनाएं लॉन डांगडांग की पीड़ा से बिल्कुल विपरीत थीं। दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी के सहयोग से उसकी तत्व भावर आत्मा भट्टी उसकी साधना के तीसरे चरण में उसकी सहायता कर सकी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वह हर दिन तेजी से प्रगति कर रहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में पहले की तुलना में कितना सुधार हुआ है, फिर भी उसकी प्रगति की गति में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। वह हर दिन पूरी तरह से तरोताजा भी महसूस करता था। और इस तरह पुनः सप्ताहांत आ गया। आश्चर्यजनक रूप से इस सप्ताहांत का शूरवीर ना ये लापरवाह शूरवीर हाई जिफेंग और पवन श्रोताजी त्यानवु मंदिर मुख्यालय से मंदिर के कार्यों के लिए निकल पड़े। लेकिन साधना कक्ष अभी भी लॉन डांगडांग और लॉन कोनकोन के लिए बचे हुए थे। ये जानकर लॉन डांगडांग को मन ही मन राहत मिली। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वह शिक्षकों को क्लियर मून विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी की पूरी स्थिति कैसे समझाए। हालांकि लॉन कोनकोन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। दिव्य प्रार्थनाओं वाले छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी के साथ शिक्षकों के महादूत आलिंगन के बिना भी उसकी साधना की गति अभी भी बढ़ रही थी। लांग डांगडांग ने अपनी गहन साधना जारी रखी, जबकि शनिवार की सुबह लांग कोनकोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ एक तरफ रख दिया और अपनी देवी से मिलने चला गया। फादर हेप को दोपहर के भोजन के लिए सामग्री कुशलतापूर्वक तैयार करने में मदद करने के बाद वह खुशी से भरे दिल के साथ मोर्चे पर पहुंचे। कोन मेज को हटाने में मेरी मदद करो, मैं इसके नीचे झाड़ू लगा दूंगा। एक मधुर आवाज आई। लॉन कोनकोन ने सहज ही अपना सिर घुमाया और एक दुबली पतली आकृति देखी। वह झट से उसके पास गया, एक हाथ से मेज उठाए और दूसरे हाथ से उससे झाड़ू ले ली। देवी, तुम क्या कर रही हो? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। हम तुम्हें झाड़ू नहीं लगाने दे सकते। उसे जल्दी जल्दी काम में व्यस्त देखकर हेबेन मुस्कुराए। हालांकि वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन काम के मामले में वह वाकई बहुत मेहनती था। जब से वह आया है, सप्ताहांत में काम का बोझ उसके और उसके पिता के लिए काफी कम हो गया है। लॉन कोनकोन हर तरह के काम, खासकर गंदे और थकाऊ काम, बड़े उत्साह से करता था। उसे एक उंगली भी उठाने नहीं देता था। हम झाड़ू लगाने के बाद हाथ धो लो और मदद करने आ जाना। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उसने कहा। ठीक है, मुझ पर विश्वास रखें मिस बॉस, लॉन कोनकोन ने सहमति जताते हुए और अधिक ऊर्जा से काम करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था मानो उसे देखते ही उसकी ऊर्जा समाप्त ही नहीं होती थी। ये एहसास जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? लॉन कोनकोन के दिल में अचानक शक की एक लकीर उभर आई। तभी एक हल्की अश्लील आवाज आई। वाह, इतनी छोटी सी दुकान और इतनी सुंदर महिला। छोटी बच्ची, इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? झाड़ू लगा रहे लॉन कोनकोन ने तुरंत ऊपर देखा। इसी समय दुकान में कई मेहमान दाखिल हुए थे। कुल 5 लोग थे और सभी बहुत हट्टे कट्टे लग रहे थे। उनमें से 2 ने तो भारी कवच भी पहन रखा था, शायद पेशेवर लोग थे। उनके सामने खड़ा हेबेन भालुओं के झुंड के सामने एक छोटे मेमने की तरह कमजोर लग रहा था। आप सज्जनों, क्या पसंद करेंगे? हम यहाँ मुख्य रूप से स्पेयर रिब चावल और स्पेयर रिब नूडल्स परोसते हैं, हेबेन ने शांति से कहा। सभी पुरुष दरवाजे के पास बैठ गए। पहले बोल चुका गंजा आदमी बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारी उम्र क्या है? खाने के बारे में तुम ही सोचो, लेकिन ध्यान रखना कि वह भरपूर हो, हम खूब खाते हैं। हेबेन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार बोली, मैं 16 साल की हूँ। जरा रुकिए, वह जाने के लिए मुड़ी। जाने की इतनी जल्दी मत करो, कोई बच्चा तो नहीं है। उसे खाना परोसने दो और तुम थोड़ी देर हमारे साथ बैठो। गंजे आदमी ने हेबेन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह सहज ही बच गई। हालांकि उसका हाथ छूट गया, लेकिन उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली, जिससे वह लड़खड़ा गई और चीख पड़ी। उसने मेज को पकड़कर खुद को संभाला। क्या हुआ बॉस? मैं इन सज्जनों का ध्यान रखूंगा, लॉन कोनकोन ने कहा और तेजी से हेबेन के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? भागो, जाकर खाना परोसो, एक और हृष्ट पुष्ट आदमी ने अधीरता से लॉन कोनकोन को धक्का देते हुए कहा। लॉन कोनकोन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी कांपती हुई उंगली ने हेबेन के फंसे हुए कपड़ों की आस्तीन को चीर दिया, जिससे वह बच निकली। एक तेज चाल से उसने उसे कई मीटर दूर धकेल दिया, जिससे उनके और उन हटे कट्टे आदमियों के बीच की दूरी और बढ़ गई। इस पल वह सदमे से भर गया।
जो कुछ भी हो रहा था वह लगभग वैसा ही था जैसा दिव्य प्रार्थना लघु वृक्ष आत्मा भट्टी परीक्षण के दौरान हुआ था। हम मंदिर मुख्यालय के करीब हैं। आप यहाँ परेशानी पैदा नहीं करना चाहेंगे, लॉन कोनकोन ने बेन और उनके आदमियों के बीच खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा। हाँ 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 बच्चे, हम अभी अभी मंदिर मुख्यालय से आए हैं। हमारे बड़े भाई ने अभी अभी परीक्षा पास की है और अब 7वें दर्जे का योद्धा राजा है। और हमने क्या किया? हम तो बस यही चाहते थे कि यह सुंदर लड़की हमारे साथ खाना खाए, उन्होंने कहा। लॉन कोनकोन दंग रह गया। क्या हर शब्द पहले जैसा ही था? एक पल के लिए उसका दिमाग तेजी से घूम गया। इसमें कोई शक नहीं था कि स्पिरिट फनेस अकादमी का बैज दिखाने से समस्या सुलझ सकती थी, लेकिन इससे अकादमी के एक छात्र के रूप में उसकी पहचान भी उजागर हो जाती। परीक्षा के दौरान जब बेन ने उससे सवाल किए तो वह हकलाने लगा। वह दोबारा वही गलती नहीं कर सकता था। लॉन कोनकोन ने अपने सामने खड़े उग्र सैनिकों को देखते हुए तेजी से अपने विकल्पों पर विचार किया। बेन का शक बढ़ाए बिना वह इस स्थिति को कैसे सुलझा सकता था? उन्हें हराना उसके लिए कठिन होगा, वे 7वीं रैंक के योद्धा राजा थे। अचानक लॉन कोनकोन के दिमाग में एक विचार कौंधा। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ा और झुंड के नेता को गले लगा लिया। तो आप सज्जन योद्धा मंदिर के सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी सेवा करना हमारे साधारण रेस्टोरेंट के लिए सम्मान की बात है। क्यों ना मैं जोर से चिल्लाऊं? चलो इसे हमारी नई दोस्ती का एक छोटा सा प्रतीक मानते हैं। 7वें दर्जे के योद्धा राजा को उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली दुकानदार उनके ऊंचे पद की खबर सुनकर इतना ढीठ हो जाएगा, और वह लॉन कोनकोन का हाथ झटकना भी भूल गया। तभी उसने और उसके साथियों ने लॉन कोनकोन के सीने से एक अजीबोगरीब चमक निकलती देखी, मृदु फिर भी सम्मोहक, सूक्ष्म रूप से एक जटिल संरचना का संकेत देती हुई, जिससे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लॉन कोनकोन ने चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी उंगली होठों पर रख ली, लेकिन ऊंची आवाज में बोला, सज्जनों, मैं भी मंदिर अकादमी की शूरवीर शाखा में पढ़ता था। शूरवीर और योद्धा दोनों ही युद्ध कौशल वर्ग हैं, है ना? आप जैसे सम्मानित व्यक्तियों से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो कृपया आज मुझे आपका स्वागत करने की अनुमति दें। सैनिकों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा, उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। यहां तक कि 7वें दर्जे के योद्धा राजा ने भी लॉन कोनकोन का हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक स्पिरिट भट्टी, वह एक स्पिरिट भट्टी थी। वे सभी स्पिरिट भट्टी से परिचित थे। चाहे उनके मंदिर कुछ भी हो, जिस किसी के पास आत्मा की भट्टी होती थी, उसे निस्संदेह एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था। और भी ज्यादा जब लॉन कोनकोन अभी किशोरावस्था में ही था। एक मूर्ख भी जान सकता था कि उसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। इसके बाद एक तनावपूर्ण और असहज क्षण उत्पन्न हो गया। थोड़ा और जोर लगाते हुए लॉन कोनकोन ने योद्धा राजा को लगभग बैठने पर मजबूर करते हुए कहा, 1 मिनट रुको भाई। हमारा बेशकीमती रिब राइस वाकई बेमिसाल है। मैं इससे तुरंत परोस दूंगा। कृपया अपने आप को घर जैसा महसूस कराएं। ये कहकर उसने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली की और बेन की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सहजता से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की ओर ले गया। तभी बेन ने राहत की सांस ली, क्योंकि लॉन कोनकोन उसे पीछे की रसोई तक ले गया। freewebnovel.com। बॉस, 4 सर्विंग रिब राइस प्लीज, लॉन कोनकोन ने पीछे से चिल्लाकर कहा। ठीक है, फादर हैप ने उत्तर दिया। तभी लॉन कोनकोन ने बेन से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहीं रहो, आगे का हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन वे बुरे लोग लगते हैं, बेन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका प्यारा चेहरा किसी तरह और भी पीला पड़ गया। लॉन कोनकोन ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया, मेरा विश्वास करो, मैं कर सकता हूं। जब तक मैं यहां हूं, कोई भी मेरी देवी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यह कहकर वह वापस लौट गया। हैप्स रिब्स शॉप की मेजें बड़ी नहीं थीं, उनमें एक बार में सिर्फ 4 लोगों के बैठने की जगह थी। लॉन कोनकोन ने बस सैनिकों की मेज के पास एक कुर्सी खींची और उनके पास बैठ गया। शूरवीरों की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए अग्रणी 7वें दर्जे के योद्धा राजा ने धीमी आवाज में पूछा, युवक, क्या तुम शूरवीरों के मंदिर के मुख्य हॉल से हो? आज की घटना के बारे में? लॉन कोनकोन हंसा, गलतफहमी, सब एक गलतफहमी। मैं समझता हूं, मैं मुख्य हॉल से नहीं हूं। वह अचानक रुका और उसने स्पिरिट फनेस अकादमी से अपना प्रतीक चिन्ह निकाला, अपने शरीर से रसोई के दृश्य से अपनी गतिविधियों को छिपाते हुए, और उसे सैनिकों की ओर दिखाया। सैनिकों के चेहरे तुरंत बदल गए। एक स्पिरिट भट्टी और एक प्रतीक चिन्ह, ये नकली नहीं हो सकते थे।
तो फिर हमें चलना चाहिए, योद्धा राजा ने, जो अब थोड़ा पीला पड़ गया था, सुझाव दिया। नहीं, ये तय हुआ था कि यह खाना मेरे खर्चे पर होगा। हमारा रिब राइस वाकई लाजवाब है। बेशक आप सज्जनों को अपनी उम्र को देखते हुए मुझे दावत देने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं तो हमारी दुकान आपका बहुत आभारी रहेगी। योद्धाओं के हाव भाव अजीब हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि स्पिरिट फनेस अकादमी का क्या मतलब है। उनके सामने खड़ा किशोर भले ही उनकी ताकत के बराबर न हो, लेकिन मंदिर के भीतर उसकी स्थिति उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। स्पिरिट फनेस अकादमी वो जगह थी जहां राक्षसी प्रतिभाएं विकसित होती हैं और लगभग सभी पवित्र दूत वहीं से निकलते हैं। कौन कौन आओ बर्तन ले लो, फादर हैप की आवाज पीछे से गूंजी। लॉन कौन कौन खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी पीछे सरका दी। सिपाहियों को देखकर मुस्कुराया और वापस रसोई में चला गया। जल्द ही सैनिकों के सामने रिब राइस की मनमोहक सुगंध फैलने लगी। मजा लीजिए सज्जनों, हमारी पसलियां कोमल और स्वाद से भरपूर हैं, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। सैनिकों ने जल्दी से खाना खत्म कर दिया। योद्धा राजा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने हल्की खांसी से कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश नौजवान, शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लॉन कोनकोंग ने अपनी छाती ठोकते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, पारदर्शिता की भावना से, मैं लॉन कोनकोंग हूँ। योद्धा राजा ने सिर हिलाया, मौका मिलने पर हम फिर से आपसे मिलने आएंगे। हमारी उम्र का आदमी किसी नौजवान को बिल नहीं भरने दे सकता। पसलियों का चावल वाकई लाजवाब था। लीजिए, खाना तैयार है। अब हम विदा लेते हैं। हमारी पिछली गलतफहमी को दिल पर मत लेना। अगर कभी तुम्हें हम भाइयों की जरूरत पड़े तो बस कह देना। फिर उसने एक सिक्का नीचे रखा, अपने साथियों को इशारा किया और चला गया। जब वे नजरों से ओझल हो गए तो हैब बेन तेजी से पीछे से भागे। उनके पीछे फादर हैब भी थे। कौन कौन, क्या तुम ठीक हो? हैब बेन दौड़कर उसके पास गई और जब उसने देखा कि वह ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। फादर हैप ने रसोई का चाकू पकड़े हुए कड़वाहट से कहा, दरअसल कुछ लोग मंदिर मुख्यालय के पास छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहे हैं। वे वाकई बहुत दुस्साहसी हैं। अगर वे अपना हंगामा जारी रखते तो मैं उन्हें अपने रसोई के चाकू की ताकत दिखा देता। लॉन कोनकोंग ने जल्दी से कहा, बॉस जल्दबाजी मत कीजिए, वे सभी पेशेवर लोग हैं। लेकिन वे काफी समझदार थे। मैंने उन्हें खाना दिया और उन्होंने परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया। फादर हैप ने अपना बड़ा हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें उनका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इसे कुत्तों को खाना खिलाने जैसा ही समझो। कोनकोंग, तुमने अपनी सिस्टर हैप की रक्षा करके अच्छा किया। मैं तुम्हें पहले ही सरकारी कर्मचारी बना दूंगा। तुम्हारी दैनिक मजदूरी में 10 तांबे के सिक्के बढ़ जाएंगे। इसे जारी रखो। ठीक है, शुक्रिया बॉस। लेकिन बॉस, ऐसा लग रहा था कि जाते समय उन्होंने पैसे चुका दिए थे और कहा था कि मुझे दावत देने के लिए माफी चाहता हूं। लॉन कोनकोंग ने मेज की तरफ इशारा किया। तभी फादर हैप और हैप बेन ने देखा, मेज पर एक सिक्का पड़ा था। एक ही था, पर सोने का। सोने का सिक्का। एक सोने के सिक्के को 100 चांदी के सिक्कों, 10,000 तांबे के सिक्कों के बदले बदला जा सकता था। पसलियों के 4 हिस्से एक चांदी के सिक्के से भी कम में। उन्होंने खाने की कीमत से 100 गुना ज्यादा दिया था। उन्होंने इतना कुछ दिया। इतना कुछ कमाने के लिए हमें कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ेगी। फादर हैप सचमुच हैरान रह गए। लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिस्टर हैप बेन को डरा दिया था। शायद उन्होंने पश्चाताप के कारण इसे मुआवजे के तौर पर दिया होगा। बॉस, चिंता मत करो, मैं हमेशा सिस्टर हैप बेन की रक्षा करूंगा। फादर हैप ने सोने का सिक्का चुटकी में लिया। उनके चेहरे का गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वे हंसे और बोले, कोनकोंग अच्छा है, कोनकोंग अच्छा है। ये कहते हुए वे पीछे की ओर चले गए। हैप बेन मेज पर रखी प्लेटें साफ करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन लॉन कोनकोंग ने उन्हें रोक दिया। बहन, मुझे करने दो। हैप बेन ने उसकी ओर देखा, तुम फायदा उठाने में बहुत जल्दी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए कहा, बॉस ने मुझे तुम्हें देवी बहन कहने को कहा है। या क्या मैं तुम्हें देवी बहन कहूं? हैप बेन ने उसे हल्के से चिकोटी काटते हुए कहा, हमेशा बेवकूफ़ी मत करो, तुम अच्छे इंसान नहीं लगते। मुझे यकीन है कि स्कूल में दूसरी लड़कियों के साथ भी तुम ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। मेरी देवी बहन, मैं कसम खाता हूँ, मेरे पास केवल तुम हो। ठीक है, अब बहुत हो गई गालियाँ। हैप बेन ने उसका मुंह ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और गंभीरता से कहा,
वादे यूं ही नहीं तोड़ने चाहिए, समझे? हम लॉन कोन ने अपनी आंखें झपकाई और लगातार सिर हिलाया। तभी है बेन ने अपना हाथ ढीला किया, उसने उसकी ओर गहराई से देखा। कोन धन्यवाद। लॉन कोन ने तुरंत अपनी कमजोर बांह को ऊपर उठाया, अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए हंसते हुए कहा, कोई भी मेरी देवी को चोट नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। देवी बहन, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। मुझे देवी, ये देवी, वह देवी मत कहो, बस मुझे बहन कहो। है बेन हमेशा इस आदमी को मुक्का मारने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोक पाती थी। मंदिर मुख्यालय पर लांग डांग ने लापरवाह शूरवीर हाईजीफे के साधना कक्ष में अपनी साधना जारी रखी। हालांकि यहाँ का वातावरण अकादमी जितना अच्छा नहीं था, साधना कक्ष में बने व्यूह में स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को संघनित करने की प्रबल क्षमता थी, जो साधना के लिए अधिक उपयुक्त थी। उसका रंग अब उतना पीला नहीं था। इस समय उसका वायु गुण वाला क्लोन उसके सामने खड़ा था। उसके असली क्लोन के सारे भाव लगभग उसके जैसे ही थे। उसकी आंखों में जो भी भाव दिखाई देते, क्लोन में भी वही भाव होते, बिल्कुल हुबहू उसकी नकल की तरह। लेकिन इस समय उसके सामने वायु गुण वाला क्लोन थोड़ा बदल गया था। उसकी आंखें जटिल रोशनियों से टिमटिमा रही थीं, जबकि उसका अपना शरीर अपेक्षाकृत शांत था। एक हल्का बवंडर क्लोन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उसे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा रहा था। दूसरी ओर वह खुद एक सुनहरी चमक छोड़ रहा था। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरा प्रकाश पैटर्न दिखाई दे रहा था। शूरवीर का ये कौशल राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता था। अगले ही पल वायु गुण वाला क्लोन बवंडर के प्रभाव में जमीन से ऊपर तैरने लगा, जबकि उसके अपने शरीर का राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन आकाश की ओर ऊपर उठ गया। साधना कक्ष तुरंत प्रकाश और वायु के तत्वों के विस्फोट से भर गया। अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कौशल, अलग अलग नियंत्रण। उसने ये कर दिखाया। पूरे एक सप्ताह की साधना के बाद लांग डांग अंततः मल्टीटास्किंग की विधि की बुनियादी समझ हासिल करने में कामयाब हो गया। सुनहरी रोशनियां पीछे हट गईं और उसका क्लोन नीचे उतर आया। लांग डांग ने पूछा, वरिष्ठ विशाल महासागर, क्या इसे संतोषजनक माना जाता है? उसकी छाती से सफेद रोशनी की एक कोमल चादर निकली, जो निर्मल चंद्राकार विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी में समा गई। विशाल महासागर ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मूल शरीर के चारों ओर एक धुंधली सफेद चमक मंडरा रही थी। क्या ये पर्याप्त नहीं है? लॉन्ग डांग ने हैरान होकर पूछा। आह! विशाल महासागर ने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ब्रह्मपूर्ण हृदय परिवर्तन को इतनी जल्दी समझ लोगे। क्या इसे जल्दी माना जाता है? लॉन्ग डांग अचंभित रह गया। पिछले हफ्ते की साधना का दर्द असहनीय लग रहा था। चेतना के विभाजन की प्रक्रिया ने उसे चक्कर और उलझन में डाल दिया था। बड़ी मुश्किल से ही वह उस पर काबू पा सका। वास्ट ओशन ने कहा, जरूर। आपको ये समझना चाहिए कि प्राचीन काल में मायावी हृदय विमुखीकरण तकनीक को अभ्यास के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सहायक साधना तकनीकों में से एक माना जाता था। 100 लोगों ने इसे आजमाया, शायद उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ। और जिन्होंने किया भी, उनके लिए अभ्यास की एक लंबी और कठिन अवधि आवश्यक थी। अधिकांश लोग चेतना के विभाजन की पीड़ा सहन नहीं कर पाते और हार मान लेते। हालांकि आप केवल एक सप्ताह में ही सफल हो गए, ये शीघ्रता से कहीं अधिक है। मेरा आप पर विश्वास बढ़ रहा है। यदि आप इसमें उच्च स्तर तक निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। शायद यह आपकी क्लोन धारण करने की अद्वितीय प्रतिभा के कारण ही है कि आप इस साधना तकनीक को इतनी जल्दी समझ पा रहे हैं, मानो यह आपके लिए ही बनी हो। निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी से आ रही प्रशंसाओं के जवाब में लॉन्ग डांग ने उन्हें ज्यादा महत्व दिए बिना ध्यान से सुना। उसका हृदय अपनी समस्या के समाधान की चिंता से भरा हुआ था। अपनी साधना की गति चाहे जितनी भी हो, अगर वह इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो सब व्यर्थ होगा और छठे दर्जे का शिखर हमेशा के लिए उसकी सीमा बन जाएगा। तो क्या मैं अब तरल आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने का प्रयास शुरू कर सकता हूं? लॉन्ग डांग ने पूछा। freewebnovel.com। जरूर। साधना के लिए ध्यान में 3 क्लोनों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी चेतना के एक भाग का उपयोग करो और अपने मूल शरीर को मेरे साथ रूपांतरित होने दो। हालांकि यहां ऐसा मत करो, स्पिरिट फनेस अकादमी वापस जाओ। हालांकि तुम यहां एक व्यूह रचना का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को संघनित कर सकते हो, लेकिन ये स्पिरिट फनेस अकादमी जितनी शुद्ध नहीं है। वहां विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिट फनेस के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध होती है। ठीक है। जिस तरह लॉन्ग डांग साधना के लिए आत्मा भट्टी अकादमी लौटा, उसी तरह लॉन्ग कोन भी लौट आया था।
ना ये मंदिर मुख्यालय में नहीं था, वह साधना के लिए वहां रुका भी नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि अकादमी ज्यादा बेहतर जगह है। छोटे पेड़, आज क्या बात है? तुमने जो मेरी जांच की थी, वह असल में क्यों हुई? मुझे तो सचमुच डर लग रहा है। अपने छात्रावास में लौटकर लॉन कौन पूछने के लिए बेताब था। दरअसल जब वह हेप्स रिब्स शॉप में था, तब भी उसने मन ही मन पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वह इस समय ही इस विजडम स्पिरिट फनेस से फिर से संपर्क कर पाया था। क्योंकि मैंने जो परीक्षा तुम्हारे ऊपर ली थी, वह तुम्हारे भविष्य का एक हिस्सा थी, छोटे पेड़ ने सुस्ती से कहा। तुम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो, तो जल्दी करो और भविष्यवाणी करो कि क्या मैं भविष्य में अपनी देवी से विवाह कर पाऊंगा? लॉन कौन ने उत्साहित होकर पूछा। छोटे पेड़ ने कहा, मैं भविष्य के केवल अंशों की ही भविष्यवाणी कर सकता हूं, और वह भी तभी जब मैं शिखर तक विकसित हो जाऊं। अब जबकि मैंने तुम्हारे साथ अनुबंध कर लिया है, मैं पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आया हूं और ऐसा नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? कितने अफसोस की बात है, लॉन कौन ने कुछ निराश होकर कहा। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ईमानदारी से उसका दिल जीत लूंगा। चलो साधना शुरू करते हैं। किसी कारण से मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनने की जरूरत महसूस हो रही है। छोटे पेड़ ने कहा, साधना शुरू करने से पहले आपको एक बात की पुष्टि करनी होगी। मेरी सहायता से आप एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की तीसरे चरण की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। ये डोमेन बनाने की क्षमता है। आपको इसे कल ही महसूस कर लेना चाहिए था। आप एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस से डोमेन तकनीक की साधना करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस डोमेन को एक नाम दें। डोमेन क्या है? लॉन कौन ने उत्सुकता से पूछा। स्मॉल ट्री ने कहा, डोमेन एक निश्चित सीमा के भीतर नियमों को बदलने की क्षमता है। मैं समझ गया, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद वह बुदबुदाया, कल साधना के दौरान ऐसा लगा जैसे एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस एक गहरा गर्त हो, जो बाहरी दुनिया की हर चीज को अंतहीन रूप से निगल रहा हो। उस पल मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र बन गया हूं। इसे सेलेस्टियल कोर यूनिवर्सल इनविंसिबल एबिस ब्लैक होल डोमेन कहना कैसा रहेगा? आप क्या सोचते हैं? छोटे पेड़ ने कहा, स्वर्गीय रसातल। खैर, ये नाम ठीक है। अरे, मैंने कहा था कि यह सेलेस्टियल कोर यूनिवर्सल इनविंसिबल एबिस ब्लैक होल डोमेन है। लॉन कौन ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया। ठीक है, अब इसे सेलेस्टियल एबिस डोमेन कहा जाता है। क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे इसका नाम रखना है? आपको केवल सुझाव देने का अधिकार है। आपकी मूल आत्मा भट्टी के रूप में अंतिम निर्णय मेरा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदनी पानी की तरह खिड़की से अंदर आ रही थी। चांदनी की रोशनी में शुद्ध सफेद स्पिरिट भट्टी एक पवित्र आभा बिखेर रही थी। स्पिरिट भट्टी के अंदर एक हल्का नीला प्रभामंडल किसी साफ झरने की तरह लहरा रहा था। 4 लॉन्ग डांग घुटनों के बल फर्श पर बैठे थे। मुख्य शरीर आगे की ओर बैठा था और 3 क्लोन पीछे की ओर। क्लोनों ने पहले ही ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया था, जबकि मुख्य शरीर की छाती के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी, जिसमें पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस स्थित थी। विशाल महासागर की आवाज लॉन्ग डांग के कानों में गूंजी, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शक्ति संचय विधि का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति को द्रवीभूत करना सिखाया है, जो सही है और आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित और नियंत्रित करने में सहायक है। हालांकि ये परम होने के लिए पर्याप्त नहीं है। द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति जितनी शुद्ध होगी, उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी, और तुम्हारे शरीर का पोषण उतना ही अधिक होगा। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी तुम जैसे शूरवीरों के लिए एक उत्कृष्ट आत्मिक भट्टी है। एक बड़ा लाभ यह है कि 5वीं श्रेणी से पहले, यदि पवित्र विपथन आत्मा भट्टी दूसरी श्रेणी में प्रवेश करते हुए एक विकास पूरा कर लेती है, तो ये पोषण नामक एक सहज प्रतिभा को जागृत करेगी, जो विशेष रूप से द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति को पोषित करने के लिए है। मेरी दृष्टि में तुम्हारी पवित्र विपथन आत्मा भट्टी अपने विकास को पूरा करने से बहुत दूर नहीं है। मैं इसमें मदद करूंगा और फिर इसके माध्यम से इस महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। चमकती हुई निर्मल चंद्राकार विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी हवा में तैरती हुई लॉन्ग डांग के सामने आ गई। खिड़की से आती चांदनी उसकी गति के साथ मानो विचलित हो रही थी। आत्मा भट्टी धीरे से झुकी और उसके ऊपर से एक कोमल नीला प्रभामंडल निकला, मानो नीले प्रकाश की एक धारा पवित्र मन बहलाव वाली आत्मा भट्टी पर गिर रही हो। अचानक पवित्र मन बहलाव की आत्मा की भट्टी जोर से कांप उठी, जिससे लॉन्ग डांग का शरीर भी कांप उठा। उसने महसूस किया कि उसकी छाती से लेकर शरीर के हर कोने तक एक ठंडी लहर फैल गई है।
पवित्र मन बहलाव की आत्मा की भट्टी एक चमकदार चमक के साथ फूट पड़ी। स्पष्ट चंद्रमा विशाल महासागर आत्मा भट्टी एक रैंप जन्मजात प्रतिभा कौशल विशाल महासागर चांदनी मुख्य पोषण शुद्धि। इस समय खिड़की के बाहर चांद ज्यादा चमकीला लग रहा था। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी के चारों ओर एक सुनहरा प्रभामंडल था और उसकी विचित्र चमक के नीचे उसकी सतह पर बने पैटर्न और उसके मुख्य शरीर का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। घने पैटर्न लहरों की तरह उभरे और स्पिरिट भट्टी के शीर्ष पर अजीब उभार खुल गए, जो परिवर्तन के दौरान लगातार एक नया रूप बनाते रहे। ये नज़ारा देखकर लॉन्ग डांगडान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले भी एक विकसित पवित्र विपथन आत्मा भट्टी देखी थी, जो गुरु यान याओ की थी। हालांकि उसकी पवित्र विपथन आत्मा भट्टी की विकास प्रक्रिया गुरु यान याओ की भट्टी से अलग लग रही थी। न केवल इसकी संरचनात्मक जटिलता ज्यादा थी, बल्कि उस पर दिखाई देने वाले पैटर्न भी अलग अलग थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यह मेरी प्रथम श्रेणी की जन्मजात प्रतिभा है। विशाल महासागर की चांदनी। चांदनी की केंद्रित शक्ति आपकी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध कर सकती है और आपके शरीर को पोषण भी दे सकती है। जब इसे किसी आत्मा भट्टी पर लगाया जाता है तो यह समान प्रभाव प्राप्त करती है। दूसरों की आत्मा भट्टियों के साथ संयुक्त होने पर केवल सम्मिलन ही हो सकता है, लेकिन जब यह आप पर क्रिया करती है तो यह विकास के दौरान आपकी आत्मा भट्टी में परिवर्तन ला सकती है, और यह परिवर्तन हमेशा सौम्य होगा। मेरे आशीर्वाद से विकास से गुजरने वाली एक उत्परिवर्तित आत्मा भट्टी भविष्य में मेरे साथ सम्मिलन करते समय बेहतर प्रभाव डालेगी। वर्तमान में ज्ञात सहायक आत्मा भट्टियों में दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष के अलावा शायद ही कोई ऐसी हो जो मेरी भट्टियों से मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी भी मेरी भट्टी से अलग दिशा में सहायता करती है। विशाल महासागर की आवाज में गर्व का भाव था। लॉन्ग डांग सचमुच चकित था, यहाँ तक कि उसे यह याद दिलाना भी भूल गया कि वह क्षतिग्रस्त हो गया है। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी के अनोखे परिवर्तन और उसके शरीर पर पड़े सूक्ष्म प्रभाव के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी कम हो गई थी। सौभाग्य से उसके पीछे खड़े 3 क्लोन ध्यान में दोहरा काम करते हुए उसे ठीक होने में मदद कर रहे थे। 15 मिनट से ज्यादा समय बीत जाने के बाद निर्मल चंद्राकार विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी की चांदनी धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि पवित्र विपथन आत्मा भट्टी से निकलने वाली चमक और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी। एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल घूम रहा था, हालांकि उसका आकार बढ़ गया था, अब वह और भी भव्य लग रहा था। इसे ध्यान से महसूस करो। विशाल महासागर की आवाज फिर गूंजी। अगले ही क्षण शुद्ध सफेद स्पिरिट भट्टी आकाश से गिरी और सीधे पवित्र डायवर्सन स्पिरिट भट्टी के ऊपर बैठ गई। एक अजीब दृश्य सामने आया। दोनों स्पिरिट भट्टियां उसी क्षण एक दूसरे में विलीन होने लगी। शुद्ध श्वेत प्रकाश खिल उठा और एक पल में लॉन्ग डांगडान को लगा जैसे आत्मा की भट्टी बड़ी हो गई हो और मानो उसके शरीर को ढांक रही हो। खिड़की के बाहर चांद भी दर्जनों गुना बड़ा हो गया था, मानो उसे चांदनी में नहला रहा हो। उसके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति उन्माद में फूट पड़ी और उन्मत्त होकर घूमने लगी। साथ ही बाहर से चांदनी की शक्ति एक प्रचंड लहर की तरह उसके शरीर पर लगातार बरस रही थी। प्रत्येक उछाल के साथ आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा उसके शरीर से बह गया और चांदनी में विलीन हो गया, और लॉन्ग डांगडांग का शरीर लगातार अपने 3 क्लोनों से आध्यात्मिक शक्ति के साथ खुद को फिर से भर रहा था, जिसे उन्होंने अभी अभी ध्यान के माध्यम से एकत्र किया था। उसके शरीर पर पड़ रही चांदनी आध्यात्मिक शक्ति को खींचने वाली शक्ति के साथ उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चांदनी और उस विचित्र आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आध्यात्मिक शक्ति निरंतर सम्मिश्रण, संपीड़न, शोधन और शुद्धिकरण की ओर अग्रसर हो रही थी। जब तक लॉन्ग डांगडांग के शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति ज्वार के खिंचाव से लगभग समाप्त नहीं हो गई, तब तक वह कमजोर नहीं हुई। तभी ज्वार से तरल की एक पारदर्शी बूंद उभरी और उसके सामने तैरने लगी। विशाल महासागर पवित्र मनोरंजन आध्यात्मिक शक्ति को द्रवित करता हुआ। जैसे ही यह पारदर्शी तरल अस्तित्व में आया, आसपास की चांदनी तेजी से द्रवित आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलीन हो गई, जिससे तरल अधिकाधिक शुद्ध हो गया और एक हल्का सफेद प्रभामंडल निकलने लगा। स्वीकार करो। विशाल महासागर की आवाज फिर से गूंजी। बहुत कृतज्ञता के साथ लॉन्ग डांगडांग ने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक तरल की इस बूंद को अपने डेंटियन में वापस लौटने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही ये द्रव उसके शरीर में प्रवेश किया, उसे तुरंत अंतर महसूस हुआ। उसकी पिछली आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में ये द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति उसके दानतयान में एक छोटे से चंद्रमा की तरह थी, जो चारों ओर सब कुछ प्रकाशित कर रही थी।
यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी इससे मिल रही प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय ताजगी और सुकून भर गया था। इस क्षण दो आत्मिक भट्टियों के सम्मिलन से एक पवित्र विपथन आत्मिक भट्टी का निर्माण हुआ, जिसने उसके शरीर को एक बलि वेदी की तरह धारण कर लिया। उसे बस निरंतर आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने की आवश्यकता थी, और विशाल महासागर पवित्र विपथन स्वाभाविक रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति को रूपांतरित करने में सहायक होगा। ये शक्ति चंद्रमा की रोशनी से शुद्ध और पोषित होकर द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति में भी परिवर्तित हो गई। क्षतिग्रस्त क्लियर मून विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी से उत्पन्न अलगाव धीरे धीरे लोंगडांगडांग के मन से दूर हो रहा था, और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। आध्यात्मिक शक्ति का ये स्तर निस्संदेह उसे उसी स्तर के पेशेवरों से अधिक शक्तिशाली बनाएगा। क्लोन की सहायता से क्लियर मून विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी की मरम्मत में शायद इतना समय न लगे। क्षतिग्रस्त अवस्था में भी ये पहले से ही इतना शक्तिशाली था। पूरी तरह से ठीक होने और अपने साथी क्लियर मून विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के दृष्टा के साथ फिर से जुड़ने पर इसमें किस प्रकार की शक्ति होगी। आध्यात्मिक द्रव की इस बूंद का प्रकट होना इस बात का प्रतीक था कि लोंगडांगडांग का साधना स्तर वास्तव में 5वें स्तर पर पहुंच गया था। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति 2000 अंकों तक न पहुंची हो, लेकिन चौथे से 5वें स्तर के परिवर्तन का मूल परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण चरण आध्यात्मिक शक्ति का द्रवीकरण था। आध्यात्मिक द्रव की साधना के बाद इसे 5वां स्तर कहा जा सकता है। इसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक द्रव में रूपांतरित करना और उसे कुल 2000 अंकों तक बढ़ाकर आधिकारिक रूप से 5वां स्तर बनना होता है। दूसरे दर्जे में प्रवेश करने के बाद पवित्र विपथन आत्मा भट्टी ने अपनी पोषण क्षमता बढ़ा दी, जिससे उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को द्रवीभूत करने में मदद मिली। विशाल महासागर आत्मा भट्टी और पवित्र विपथन आत्मा भट्टी के सम्मिलन के बाद उसकी शक्ति का पोषण उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जिससे न केवल द्रव अधिक शुद्ध हो गया, बल्कि उसमें चांदनी की सांस भी जुड़ गई, जिससे आध्यात्मिक द्रव को चांदनी द्वारा लाया गया एक नया गुण प्राप्त हुआ। उसे ठीक से पता नहीं था कि यह किस लिए था, लेकिन उसे यकीन था कि यह एक अच्छी चीज है। अपने 3 क्लोनों के ध्यान की सहायता से लोंगडांगडांग की आध्यात्मिक द्रव रूपांतरण गति तेज थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 10वां हिस्सा एक ही रात में द्रव में परिवर्तित हो जाता था, इसलिए अधिकतम आधे महीने में वह पूरी तरह से 5वें दर्जे में प्रवेश कर जाता था। पिछला हफ्ता पूरी स्पिरिट फनेस अकादमी में जबरदस्त बदलाव लेकर आया था। स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल चयन अनुष्ठान ने एक तरह से हर छात्र के भविष्य को प्रभावित किया था। जब नया हफ्ता आया और छात्र फिर मिले, तो उनके हाव भाव से उनके स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल चयन अनुष्ठानों के परिणामों का मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता था। सुबह सुबह जैसे ही लोंगडांगडांग और लोंगकोनकोन कैफेटेरिया पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ छात्र खुश दिख रहे थे, कुछ उदास, और कुछ जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे, तो कुछ बेचैन भी दिख रहे थे। हालांकि यहाँ आने वाले सभी प्रतिभाशाली थे, फिर भी सभी को स्पिरिट भट्टी की स्वीकृति नहीं मिल पाई। ये स्पिरिट भट्टियों की अपनी इच्छा से तय किया गया चुनाव था और उनकी इच्छा से प्रभावित नहीं था। तुलनात्मक रूप से नाइट्स क्लास 1 के छात्र बहुत अच्छे दिख रहे थे। संभवतः सभी ने अलग अलग स्तर पर कुछ न कुछ हासिल किया था। लोंगकोनकोन के लिए विनम्र बने रहना दुर्लभ था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि लोंगडांगडांग को विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के साथ एक विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। अन्यथा अपने चरित्र के साथ दिव्य प्रार्थना लघुवृक्ष आत्मा भट्टी प्राप्त करने के बाद वह शायद पहले ही उसका दिखावा कर रहा होता। चलो इस सप्ताहांत दादाजी के घर चलते हैं। हमने पहले आत्मा भट्टी में ईश्वरीय चयन अनुष्ठान के कारण बहाने बनाए थे, अब जब अनुष्ठान पूरा हो गया है तो हम इसे और नहीं टाल सकते। लोंगडांगडांग ने लोंगकोनकोन से कहा। ठीक है, तो फिर रविवार को चलते हैं। मैं शनिवार को सिस्टर हैप से छुट्टी मांग लूंगा। लोंगकोनकोन ने सहमति जताई। लोंगडांगडांग ने उसकी ओर अजीब सी आंखों से देखा। तुम अच्छी प्रगति कर रहे हो, अब तुम उसे बहन भी कह सकते हो। जैसे ही इस विषय पर चर्चा शुरू हुई, लोंगकोनकोन ने तुरंत उत्साह दिखाया और ऊर्जावान स्वर में कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता, मैंने हीरो बनकर उसे बचाया। फिर उसने उस दिन की घटनाओं को अलंकृत किया और सुनाया। लोंगडांगडांग कुछ आश्चर्यचकित था। मंदिर मुख्यालय के ठीक बाहर योद्धा मंदिर के लोगों ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। लोंगकोनकोन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद वे बस गर्व में खो गए थे। जब भाई बात कर रहे थे, अचानक उनके पीछे से एक आवाज आए, लोंगडांगडांग। लोंगडांगडांग और लोंगकोनकोन ने सहज ही मुड़कर देखा और तुरंत अपने पीछे एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसका चेहरा थोड़ा अलग था।
अगले ही पल उन्होंने उससे पहचान लिया। क्या वह जादूगर वर्ग 1 की प्रतिभाशाली लड़की नहीं है जिसे तत्व संत कहा जाता है, जिसांग लियुइंग? जिसांग लियुइंग ने अपने सामने खड़े एक जैसे भाइयों को देखा और थोड़ा स्तब्ध रह गई। स्वाभाविक ही था कि वह एक दूसरे में फर्क नहीं कर पा रही थी। लॉन्ग डांग डांग, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। लॉन्ग कोनकोंग ने तुरंत लॉन्ग डांग डांग को आंख मारी। वाह बड़े भाई, मुझे लगा था कि मैं कैसानोवा हूं, लेकिन तुम हमेशा शांत, कमाल के। उसने अपनी बात इस वाक्य के साथ समाप्त की जिसका अर्थ था चुपचाप बड़ी सफलता हासिल करना। लेकिन ये सुंदरी थोड़ी घमंडी है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? तुम इतने नाटकीय क्यों हो? लॉन्ग डांग डांग ने चिढ़कर कहा, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो गया और जिसांग लियुइंग के पीछे बाहर चला गया। उसके जाते ही नाइट्स क्लास 1 के बाकी छात्र तुरंत लॉन्ग कोनकोंग के आसपास इकट्ठा हो गए। किया होंगिन ने धीमी आवाज में पूछा, कोनकोंग, क्या बात है? टीम लीडर एलिमेंट सेंटेस से कब परिचित हुआ? क्या वह देवी नहीं है? लॉन्ग कोनकोंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं पता। इससे 2 नावों पर सवार होना, कहते हैं, मेरे भाई को हमें आश्चर्यचकित करना बहुत पसंद है। चेन हुई ने कहा, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी भाभी कौन होगी? लॉन्ग कोनकोंग ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे प्रति कौन अच्छा है। अगर वे मेरे भाई का दिल जीतना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझ जीजा को रिश्वत देनी होगी। जियान म्यू मुस्कुराया और फुसफुसाया, क्या आप अपने भाई के लिए एक लेने का इरादा नहीं रखते हैं? लॉन्ग कोनकोंग ने तुरंत कहा, नहीं, मैं पहले से ही प्रतिबद्ध हूं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये बात तुरंत सबका ध्यान खींच गई। कौन है, कौन है? लॉन्ग कोनकोंग ने गर्व से कहा, हमारे स्कूल से नहीं, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें उसे देखने दूंगी। लॉन्ग डांग डांग जिसांग लियुइंग के पीछे कैफेटेरिया से बाहर चला गया। वह कैफेटेरिया के बाहर रुक गई। वह उससे लगभग 2 मीटर की दूरी पर रुका। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, जिसांग? उसे इस लड़की के बारे में अच्छी राय नहीं थी। जब उसने पहले उससे पूछा था तो वह थोड़ी रूखी थी और अपने रौबदार व्यक्तित्व का दिखावा कर रही थी। जिसांग लियुइंग ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ मैच खेलना चाहता हूं। आज दोपहर नंबर 1 टेस्ट फील्ड पर। लॉन्ग डांग डांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं व्यस्त हूं। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। लॉन्ग डांग डांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जिसांग लियुइंग को साफ मना कर दिया। जिसांग लियुइंग थोड़ा अचंभित हुई। वह हमेशा से ही एक लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़की रही थी। उसका परिवार, उसके आसपास के लोग और यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि तांग लीगुआंग और चू यू जैसे प्रतिभाशाली लोग भी इससे अछूते नहीं थे। हालांकि जब उसके सामने वाले लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे उसे निकाल दिया तो वह थोड़ी अचंभित हुई। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ था जिसकी उसे आदत नहीं थी, जिससे वह कुछ पल के लिए अवाक रह गई। अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस खाने जा रहा हूं। लॉन्ग डांग डांग ने सम्मानपूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। जरा रुको, जिसांग लियुइंग ने जल्दी से उसे वापस बुलाया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। आखिरकार वह सिर्फ 16 साल की लड़की थी। तुम्हारे पास समय कब होगा? आह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी। जैसे ही लॉन्ग डांग डांग मुड़ने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि उसका हाथ पकड़ा जा रहा है। उसने तुरंत अपनी घूंघट वाली चचेरी बहन को देखा। लिंग मिंगलू को देखते ही जिसांग लियुइंग की आंखें बर्फ की तरह जम गईं। उसके चेहरे की बेचैनी पल भर में गायब हो गई। उसने लॉन्ग डांग डांग से कहा, जब समय मिले तो मुझे बता देना। ये कहने के बाद उसने लिंग मिंगलू की तरफ देखा जो लॉन्ग डांग डांग का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था और फिर वह वहां से जाने के लिए मुड़ी। जिसांग लियुइंग के नजरों से ओझल होने के बाद ही लिंग मिंगलू ने लॉन्ग डांग डांग का हाथ छोड़ा। तुरंत ही उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, लॉन्ग डांग डांग, तुम बहुत घटिया हो। हम। लॉन्ग डांग डांग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, मैं कितना घटिया हूं? लिंग मिंगलू ने अपना घूंघट नीचे खींच लिया, होंठ फुलाए और उसे गलत भाव से देखते हुए बोली, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम पहले से ही मेरे हो, फिर भी तुम मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से चुपके से मिल रहे हो। अगर यह बदमाशी नहीं है तो क्या है? लॉन्ग डांग डांग ने अपने मुंह के कोने पर चिकोटी काटी, चचेरे भाई, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखो। आत्मसम्मान तुम्हारे सिर। बताओ, वो तुमसे क्या चाहती थी? लिंग मिंगलू ने नकली धमकी भरे स्वर में पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, उसने मुझे बस अपने साथ बहस करने के लिए बुलाया था।
वह थोड़ी असभ्य थी, इसलिए मैं सहमत नहीं हुआ। लिंग मेंगलू का चेहरा तुरंत सामान्य हो गया, एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, ओह वह ऐसी ही है। इसे दिल पर मत लो। जिसांग अपनी जादुई साधना पर केंद्रित है और अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लॉन्ग डांगडांग ने पूछा, चचेरी बहन तुम इतनी जल्दी चेहरा कैसे बदल लेते हो? लगता है वह तुमसे रंजिश रखती है। लिंग मेंगलू ने उसे देखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे कल बताया था कि अब हम एक ही राक्षस शिकारी टीम में नहीं रहेंगे। उसने शायद अनुमान लगाया होगा कि इसका तुमसे कुछ लेना देना है, इसलिए वह तुम्हें चुनौती देने आई है। लॉन्ग डांगडांग थोड़ा चौंक गया। उसने इस वजह की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। एक राक्षस शिकार दल में आमतौर पर 6 लोग होते हैं और हर एक एक भूमिका निभाता है। जब वह शुरू में लिंग मेंगलू के राक्षस शिकार दल में शामिल होने के लिए सहमत हुआ था, तो शर्त ये थी कि कौन कौन को भी शामिल होना होगा, जिसे वह मान गई। लेकिन इसका मतलब था कि दोनों भाई 2 पद संभालेंगे। वह उसे एक जादूगर मानती थी, इसीलिए उसने जिसांग लियुयन को अस्वीकार कर दिया। अगर उसने कल जिसांग लियुयन को बताया था, तो इसका मतलब था कि भले ही वह उसकी स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी से उत्पन्न समस्याओं से अवगत थी, फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या तुम छू गए हो? अगर छू गए हो तो भविष्य में तुम किसी और के साथ भाग नहीं सकते। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। उसके चचेरे भाई का शरारती रूप फिर से प्रकट हो गया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चचेरी बहन। लॉन्ग डांगडांग उसकी चमकदार सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग मेंगलू उसकी अचानक तारीफ सुनकर हैरान रह गई। अगले ही पल उससे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह लॉन्ग डांगडांग के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है, और जब उसने सोचा कि कैसे उसने पहले उसका हाथ पकड़ा था, तो उसका चेहरा लाल हो गया। बिना सोचे समझे वह एक कदम पीछे हटी और अचानक बोल पड़ी, बदमाश। इस बार उसकी आवाज काफी ऊंची थी। ओह! कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार से अचानक विस्मय की लहर आई। लॉन्ग डांगडांग और मेंगलू ने एक साथ मुड़कर देखा तो उन्हें नाइट्स क्लास 1 के कुछ युवा लड़के अपना सिर बाहर निकाले खड़े दिखाई दिए। मेंगलू अब खुद को रोक नहीं सकी, वह चिल्लाए और भागने के लिए मुड़ी। क्लास लीडर बहुत बढ़िया है। क्लास लीडर कमाल है। कुछ ही पलों में युवा शूरवीरों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और लॉन्ग कोनकोंग उनका नेतृत्व कर रहा था। उसने लॉन्ग डांगडांग का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, लॉन्ग डांगडांग क्यों? लॉन्ग डांगडांग ने भौहें चढ़ाईं, क्या क्यों? लॉन्ग कोनकोंग ने दुखी होकर कहा, एक बात तो यह है कि तुम्हारी प्रतिभा मुझसे ज्यादा है। मैं तो तुम्हारे ड्रैगन का चूहा बनना भी अनिच्छा से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन हम दोनों एक जैसे दिखने के बावजूद तुम एक साथ 2 लड़कियों को धोखा कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें इस मामले में भी मुझसे बेहतर होना है? तुम्हारी प्रतिस्पर्धी भावना बहुत प्रबल है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत निगाहों से लॉन्ग डांगडांग ने उसकी ओर देखा, अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हवा में फैलती जानलेवा आभा को महसूस करते हुए लॉन्ग कोनकोंग ने अजीब तरह से अपनी भावनाओं पर काबू पाया। लॉन्ग डांगडांग का कॉलर छोड़ा और उसे उसके लिए सीधा किया, मैं इसे सहन कर लूंगा क्योंकि तुम मेरे प्यारे भाई हो। भाई, तुम अभी भी भूखे होगे। चलो वापस चलते हैं और खाना जारी रखते हैं। जिज्ञासा से भरे युवा शूरवीरों को देखते हुए लॉन्ग डांगडांग ने थोड़ा असहाय महसूस किया और खाना जारी रखने के लिए कैफेटेरिया में वापस चला गया। बाकी सब खाना बंद कर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जियान म्यू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, डांगडांग, हमें बताओ कि स्कूल शुरू होने के इतने कम समय में ही तुमने हमारी कक्षा की 3 सबसे बड़ी देवियों में से 2 को कैसे जीत लिया? क्या तुमने सच में, जैसा कि कोनकोंग ने कहा था, किसी तरह का दोहरापन सीखा है? ओह, मैं तो बस कह रहा था। हाँ, बस कह रहा था। लगता है टीचर यान मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं पहले निकल जाऊंगा। बात खत्म करने के बाद लॉन्ग कोनकोंग तुरंत भाग निकला। लॉन्ग डांगडांग ने यह समझाने की कोशिश की कि जिसांग लियुयन उसे क्यों ढूंढ रही थी। हालांकि उसके चचेरे भाई के मुंह से निकले गंदी बात के बोल इतने प्रभावशाली थे कि वह राक्षस शिकारी दल के मामलों को ठीक से समझा नहीं पाया, जिससे गपशप के शौकीन युवा शूरवीरों को समझाना नामुमकिन हो गया। स्पष्टीकरण ढूंढते ढूंढते थक कर उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और कक्षा में चला गया। उसे और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि सिर्फ नाइट्स क्लास 1 के ही नहीं, बल्कि दूसरी कक्षाओं के दूसरे छात्र भी झांक रहे थे। इसलिए गंदी बात का उसका तमगा सिर्फ एक ही सुबह में पूरी नई कक्षा में फैल गया और यहाँ तक कि ऊपरी कक्षाओं तक भी फैलने के संकेत मिलने लगे।
यान याओ ने शानदार अंदाज में नाइट्स क्लास 1 में प्रवेश किया। जैसे ही वह व्याख्यान पीठ के सामने खड़ी हुई, उसकी नजर तुरंत लॉन्ग डांग पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। उसकी निगाहों के नीचे लॉन्ग डांग की खोपड़ी झंझना उठी। आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान समाप्त हो गया है। 1 सप्ताह के आराम के बाद हम अपनी पढ़ाई पर वापस लौटेंगे। पिछले मूल्यांकन में हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अकादमी ने सभी को उन्नत व्यावहारिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रदान करने का निर्णय लिया है, यान याओ ने कहा। इसके अलावा अकादमी हमें एक बार फिर जोर देकर ये बताना चाहती है कि किसी को भी एक दूसरे की स्पिरिट भट्टियों के बारे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। मुझे ये भी उम्मीद है कि जिन छात्रों ने स्पिरिट भट्टियां प्राप्त की हैं, वे उनसे और अधिक परिचित होंगे और उनका अच्छा उपयोग करेंगे। आज मैं आपको स्पिरिट भट्टियों के बारे में सिखाऊंगा। सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे आपके पास स्पिरिट भट्टी हो या न हो। अगर अभी आपके पास नहीं है, तो भी आप अकादमी और मंदिर द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करके पुण्य अर्जित करके भविष्य में इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम पेशेवरों के लिए स्पिरिट भट्टी के महत्व पर मुझे और जोर देने की जरूरत नहीं है ना? जैसे ही यान याओ ने स्पिरिट भट्टियों का उल्लेख किया, युवा शूरवीरों के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। यान याओ ने बताया, आत्मिक भट्टियों का इतिहास मानवता से भी पुराना है। हमारा महाद्वीप स्वर्ग और पृथ्वी में तात्विक ऊर्जा से सघन है, जिसे प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक और पर्यावरणीय कारणों से तात्विक ऊर्जा का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। जिन स्थानों पर ऊर्जा विशेष रूप से सघन होती है, वहां कई वर्षों में प्रकृति स्पिरिट भट्टियों जैसी संस्थाओं को जन्म देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पिरिट भट्टियां प्रकृति द्वारा जन्मी और पोषित रत्न हैं। हजारों या लाखों वर्षों के बाद बहुत कम संख्या में आत्मिक भट्टियां चेतना विकसित करने के लिए विकसित होंगी और बुद्धिमान बनेंगी, इसलिए इन्हें बुद्धि आत्मिक भट्टियां कहा जाता है। हालांकि बुद्धि आत्मिक भट्टियों के जन्म के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठोर हैं। ऐसा विकास स्वाभाविक रूप से होना कठिन है, क्योंकि आत्मिक भट्टियां बुद्धि प्राप्त करने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय रूप से अवशोषित नहीं करेगी और केवल स्वयं ही निर्मित हो सकती हैं। ऐसे समय में ही मनुष्य और आत्मिक भट्टियां एक बंधन बनाते हैं। आत्मिक भट्टियां स्वयं अपने विकास को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन हम मनुष्य अपनी साधना और आत्मिक भट्टियों के उपयोग के माध्यम से उन्हें निरंतर पोषित कर सकते हैं, जिससे आत्मिक भट्टियों का विकास सुगम हो जाता है। भले ही आत्मिक भट्टी अंततः बुद्धि प्राप्त करने के लिए विकसित न हो सके, फिर भी जब मानव मेजबान की मृत्यु हो जाती है और आत्मिक भट्टी प्रकृति में वापस लौट जाती है, तो उसके विकास की गति प्राकृतिक आत्मिक भट्टी की तुलना में बहुत तेज होती है। यही मूल कारण है कि बुद्धि आत्मिक भट्टियां हमें उनके साथ एक बंधन बनाने की अनुमति देती हैं। स्पिरिट भट्टियां अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होती हैं, जिससे उनकी विशेषताएं अनोखी हो जाती हैं। स्पिरिट भट्टियों के सैकड़ों ज्ञात प्रकार हैं और उनमें से सभी मनुष्यों के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं हैं। कुछ विशेष स्पिरिट भट्टियां या तो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हम उन्हें सहन नहीं कर पाते, या इतनी नाजुक होती हैं कि वे हमसे संपर्क नहीं कर पाती। वर्षों के शोध के बाद हमने स्पिरिट भट्टियों को मोटे तौर पर 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इनमें आक्रमण, रक्षा, सहायता और नियंत्रण प्रकार शामिल हैं। आमतौर पर आक्रमण प्रकार की स्पिरिट भट्टियों के सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। इसका एक और उदाहरण कुछ स्पिरिट भट्टियां हैं जो हथियारों के लिए उपयुक्त होती हैं। ये आक्रमण प्रकार की स्पिरिट भट्टियां, जहां जबरदस्त आक्रमण शक्ति प्रदान करती हैं, वहीं शरीर पर भारी बोझ भी डालती हैं, जिससे संभावित रूप से मेजबान की असमय मृत्यु हो सकती है। अन्य प्रकार की स्पिरिट भट्टियों के भी कई दुष्प्रभाव होते हैं। इनमें से सहायता प्रकार की स्पिरिट भट्टियों के दुष्प्रभाव सबसे कम होते हैं और इन्हें मिलाना सबसे आसान होता है। इसलिए सहायता प्रकार की स्पिरिट भट्टियां बहुत लोकप्रिय और अनुकूलनीय हैं। पवित्र विपथन स्पिरिट भट्टी, जो हमारे सुरक्षा शूरवीरों के लिए सबसे उपयुक्त है, इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। विभिन्न स्पिरिट भट्टियों में विकासात्मक क्षमताओं की अलग अलग मात्रा होती है। विकास की जितनी अधिक क्षमता होती है, स्पिरिट भट्टी का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। ज्ञात स्पिरिट भट्टियां, जो 5 बार तक विकसित हो सकती हैं, अपनी चेतना को लगभग विकसित करके बुद्धि स्पिरिट भट्टियां बन सकती हैं। स्पिरिट भट्टियों के बारे में तो कई और विकासात्मक चरणों वाली किंवदंतियां भी हैं। स्पिरिट भट्टियों के विकास को सुगम बनाने का तरीका सरल है, और वह है स्पिरिट भट्टियों की क्षमताओं का उपयोग करना। जब भी हम स्पिरिट भट्टी का उपयोग करते हैं, तो उसे चलाने के लिए हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया ही स्पिरिट भट्टी को पोषण देती है। इसलिए यदि आप अपनी स्पिरिट भट्टियों के विकास को तेज करना चाहते हैं, तो उनका अधिक बार उपयोग करें।
बेशक इसका आधार यह है कि आप दुष्प्रभावों का सामना कर सकते हैं। आक्रमण प्रकार की स्पिरिट भट्टियों का उपयोग करते समय आपको सावधान रहना चाहिए, अपनी नींव को नुकसान न पहुंचाएं। आज सुबह मैं आपको मुख्य रूप से शूरवीरों के लिए उपयुक्त ज्ञात आक्रमण प्रकार की स्पिरिट भट्टियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें उनकी क्षमताएं, दुष्प्रभाव और सावधानियां शामिल होंगी। इस कक्षा में सभी ने बहुत ध्यान से सुना। आखिरकार यह आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान के बाद था। आज दोपहर तुम्हें अकेले अभ्यास करना चाहिए। अनुमान है कि अगले हफ्ते से हम पिछले मूल्यांकन की तरह ग्रेड के आधार पर युद्ध अभ्यास करेंगे। तुम पहले से ही दूसरी कक्षाओं के छात्रों के साथ एक समूह बना सकते हो। कक्षा समाप्त। कक्षा समाप्त होते ही कक्षा का माहौल जीवंत हो गया। जिन लोगों ने स्पिरिट भट्टी प्राप्त की थी वे उसका व्यावहारिक अनुभव लेने के लिए बेताब थे। जैसे ही लॉन डांग डांग और लॉन कोन कोन दोपहर के भोजन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें यान याओ ने रोक लिया। यान याओ ने लॉन डांग डांग की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, एक आदमी को समर्पित होना चाहिए। उसे हमेशा अपने काम में सावधानी बरतनी चाहिए। भले ही वह एक बड़ा जाल बिछाने की योजना बना रहा हो, उसे खुद को रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। जब लॉन डांग डांग ने समझाना चाहा, तब यान याओ ने पहले ही उसका कंधा थपथपाया और बेफिक्र होकर चला गया। बुरी खबरें अच्छी खबरों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। लॉन डांग डांग ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए गहरी सांस ली। इस समय तक लॉन कोन कोन पहले ही भाग चुका था। लॉन कोन कोन कक्षा से निकलकर तेजी से कैफेटेरिया की ओर भागा। वह अपने भाई के गुस्से का कारण नहीं बनना चाहता था। उसकी बड़ी चचेरी बहन वाकई कमाल की थी। उसे अपने बड़े भाई को नया उपनाम देने में बस कुछ ही दिन लगे। अरे एक मिनट रुको। जैसे ही लॉन कोन कोन आगे की ओर दौड़ रहा था, अचानक एक आकृति ने उसे रोक दिया। वह एक सुंदर लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम नाइट्स क्लास 1 के बदमाश हो? लॉन कोन कोन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। लड़की खिलखिलाकर हंसी, तो तुम सच में बदमाश हो। ऐसा करने की हिम्मत तो कर रहे हो, पर कबूल करने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि मेंगलू, जिसांग और मुझे बराबर क्यों समझा जाता है? फिर भी तुमने सिर्फ उन दोनों को ही परेशान किया, मुझे नहीं। क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? लॉन कोन कोन अचंभित रह गया। भला ऐसा अनुरोध कौन करेगा? जल्दी से सोचते हुए अपने भाई की खातिर उसने दोष अपने ऊपर लेने का फैसला किया। अगर तुम तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मेरे बड़े भाई लॉन डांग डांग को ज्यादा लड़कियां होने का डर है? हम जवान हैं, एक एक को बड़ा जाल बिछा रहे हैं और पाल पोस रहे हैं। कौन जाने आगे चलकर तुम किसके साथ रहोगी। ठीक है, मैं अब खाना खाने जा रहा हूं, रास्ता मत रोकना। ये कहकर उसने स्लाइड स्टेप किया, लड़की को दरकिनार किया और तेजी से कैफेटेरिया की ओर भागा। कई कैजुआन वहां खड़ी थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वाह, इस आदमी को शर्म नहीं बल्कि गर्व है। एक व्यापक जाल बिछाना और एक दूसरे का पोषण करना, ये किस तरह का प्लेबॉय दर्शन है? मेंगलू और जिसांग इस तरह के आदमी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? पवित्र दूत का आह्वान _1। जब लॉन डांग डांग डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो प्रथम वर्ष के छात्रों की कैंटीन पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन लॉन कोन कोन नजर नहीं आया। वह लड़का जरूर तेजी से भाग गया। अगले ही पल उसे अपने चारों ओर से अजीबोगरीब नजरों का मिश्रण महसूस हुआ। कुछ उत्सुक, कुछ अजीब, लेकिन ज्यादातर शत्रुतापूर्ण। निस्संदेह दिव्य कन्या मेंगलू, तत्व साध्वी जिसांग लियुयंग और सफेद फीनिक्स के कैजुआन प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच 3 सबसे पूजनीय देवियां थीं। 16 साल की उम्र एक नाजुक उम्र होती है जब लड़के और लड़कियां दिल के मामलों को समझने लगते हैं। लगभग हर लड़का इनमें से कम एक देवी के साथ रिश्ते में होने का सपना देखता था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से एक नए छात्र ने उनका प्यार जीत लिया। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि वह एक साथ 2 महिलाओं के साथ डेटिंग कर रहा था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? उस पल लॉन डांग डांग को ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के खिलाफ हो। उसे घेरती वो दुश्मनी भरी निगाहें मानो उसे चीर कर रख देंगी। तो क्या यही होता है जनता द्वारा तिरस्कृत होना? लॉन डांग डांग खुद को असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि अब कोई भी उसकी सफाई पर यकीन नहीं करेगा। उसके चचेरे भाई के बदमाश कहने का उसके बारे में लोगों की धारणा पर गहरा असर पड़ा। प्रिय चचेरे भाई, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। अपना दोपहर का भोजन लेने के बाद लॉन डांग डांग एक खाली मेज पर ऐसे बैठ गया जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ हो।
नाइट्स क्लास 1 के उसके सहपाठी भी उसके साथ नहीं बैठे थे। ऐसे विश्वासघाती लोग, वह अपना खाना खाएगा, खाना खत्म करेगा और अपनी साधना में लग जाएगा। वे जो चाहे सोचें। लांग डांग डांग शांत लग रहा था क्योंकि उसका अंतःकरण साफ था। तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक लड़की अपना लंच ट्रे लिए उसके सामने बैठ गई। अरे कमीने, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मेंगलू और जिसांग से कैसे जुड़े? मैं सचमुच उत्सुक हूँ। कई कैजुआन ने लॉन्ग डांग डांग के चेहरे पर बेपरवाह भाव देखा। उसके दिल में प्रशंसा की एक झलक महसूस हुई। वह सार्वजनिक जांच के बावजूद भी इतना शांत रह सकता था। क्या यही एक कमीने का असली व्यवहार है? अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए, जिसका जन्म चिन्ह सफेद फीनिक्स है, लॉन्ग डांग डांग ने मन ही मन आह भरी और सोचा, क्या तुम आग में घी नहीं डाल रही हो? हालांकि जब आसपास के छात्रों ने कई कैजुआन को लॉन्ग डांग डांग के पास जाने की पहल करते देखा, तो वे क्षण भर के लिए अपनी दुश्मनी भूल गए। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह कथित देवता जो देवियों का संग्रह करता है। 1, 2 और अब तीसरा। लड़कों के दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। समनर्स क्लास 1 के गर्वित छात्र भी अविश्वास से देखते रहे। उनका आक्रोश चरम पर पहुंच गया। मेरा नाम लांग डांग डांग है, बदमाश नहीं। लांग डांग डांग ने शांत लेकिन अलग स्वर में कई कैजुआन से कहा और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। ठीक है, अब मैं समझ गया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम एक बड़ा जाल बिछाना चाहते हो और एक एक करके साधना करना चाहते हो? फिर तुम मुझे भी फंसा सकते हो। मुझे भी अनुभव करने दो कि तुम कैसे सफल होते हो। कई कैजुआन ने उत्साह से कहा। लॉन्ग डांग डांग आश्चर्यचकित रह गया। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। क्या अब तुम यह मानने से इनकार कर रहे हो कि तुम एक बदमाश हो? कई कैजुआन ने उसे पूरी तरह से चौंक कर देखा। मैंने कब किसी बात पर सहमति दी? लॉन्ग डांग डांग पूरी तरह से हैरान था। कई कैजुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लड़के पसंद नहीं हैं। ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, लॉन्ग डांग डांग ने कहा, जिसका धैर्य जवाब देने लगा था। पूरे दिन बेवजह बदमाश करार दिए जाने के बाद उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसने कई कैजुआन की बात अनसुनी कर दी और अपना दोपहर का खाना बड़े बड़े निवाले खाने लगा, जल्दी से खाना खत्म करके अपनी साधना में वापस लौटने का इरादा रखते हुए। अरे क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? क्या मुझमें कुछ गड़बड़ है? क्या मैं उन दोनों से कमतर हूँ? भले ही मैं मेंगलू जितनी सुंदर न हूँ, पर जिसांग से बुरी भी नहीं हूँ, है ना? कई कैजुआन उसके द्वारा उसे अनदेखा करने पर थोड़ा नाराज हुई। लॉन्ग डांग डांग ने सिर्फ अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया, उसे जल्द से जल्द खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा कि क्या उसे आगे से टेकअवे मंगवाकर अपने छात्रावास में ही खाना खा लेना चाहिए। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? क्या तुम विनम्र हो? कई कैजुआन ने मेज पर थपथपाया। मैं खा रहा हूँ। खाते या सोते समय बात नहीं करनी चाहिए, समझे? लॉन्ग डांग डांग ने बेबसी से जवाब दिया। कई कैजुआन आगे झुकी और अपनी आवाज धीमी की। मेंगलू ने मुझे अपनी भावी दानव शिकार टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और वह कहती है कि तुम भी उसका हिस्सा हो। तो अब से हम टीम के साथ ही होंगे। जिसांग भी इसका हिस्सा हो सकता है। अगर हम एक ही टीम में हैं और तुम ईर्ष्या के कारण हमारे बीच मतभेद पैदा करते हो, तो ये सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा, है ना? बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो। एक राक्षस शिकारी दल। लॉन्ग डांग डांग ने आह भरी। ठीक है, मैं समझाता हूँ। तुमने जो जाल फैलाना और एक एक करके साधना करना वाली बात कही थी, वो मैंने नहीं कही थी। शायद तुम मेरे छोटे भाई लॉन्ग कौन कौन से टकरा गए थे। वो मैं नहीं था। और हाँ, जिसांग और मैं सिर्फ सहपाठी हैं। आज सुबह वो मुझसे मुकाबला करने आई थी और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो बदतमीज थी। ये सब मेंगलू ने देखा था। मेरी चचेरी बहन मेंगलू ने जानबूझकर मुझे बदमाश कहकर बदनाम किया। और तो और वो और जिसांग लियुइंग शायद भविष्य में एक ही टीम में नहीं होंगे। शायद उसे गलतफहमी हुई होगी कि जिसांग मुझे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने मुझे बदतमीजी से बदमाश कहा। क्या तुम नहीं जानते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? कई कैजुआन की आंखें चमक उठीं। तो क्या इसका मतलब है कि आप काफी लोकप्रिय हैं? लॉन्ग डांग डांग ने जल्दी से अपने सामने रखा खाना खत्म कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मुझे जाना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी ट्रे उठाए और चला गया। उसके पीछे हटते हुए रूप को देखकर कई कैजुआन के सुंदर चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था। वह मन ही मन बुदबुदाए, क्या ये संभव है कि जिसांग और मेंगलू एक ही टीम में नहीं है? लेकिन मेंगलू ने तो पहले कभी ऐसा नहीं कहा। क्या मेंगलू सचमुच लॉन्ग डांग डांग को लेकर इतनी चिंतित है?
वह मेंगलू के साथ मिलकर पिछले मूल्यांकन की चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहा था। जरूर कोई राज होगा। लॉन्ग डांग डांग, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। जलती हुई निगाहों से बचकर जब लॉन्ग डांग डांग वापस लौटा तो उसने अपने बगल वाले छात्रावास के दरवाजे पर परेशान न करें का बोर्ड लटका देखा। दरवाजा लात मारने की इच्छा को रोकते हुए वह अपने छात्रावास में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह ध्यान शुरू करने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। लॉन्ग डांग डांग ने सोचा कि यह लॉन्ग कौन कौन है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर खड़ा व्यक्ति उसका घूंघट ओढ़े मुस्कुराता हुआ चचेरा भाई था। डांग डांग, मैं यहाँ हूँ। लिंग मेंगलू ने औपचारिकता नहीं निभाए, वह सीधे लॉन्ग डांग डांग के छात्रावास में चली गई। लॉन्ग डांग डांग ने सहजता से पूछा, क्या एक लड़की का इस तरह से लड़कों के छात्रावास में घुसना ठीक है? लिंग मेंगलू ने हाथ हिलाकर उसे दरवाजा बंद करने का इशारा किया और फिर कहा, स्पिरिट फनेस अकादमी में हम आम अकादमियों की तरह नहीं हैं। हमारे यहाँ इतने नियम नहीं हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो लड़कियों को लड़कों के छात्रावास में जाने से रोकता हो। यहाँ तक कि डेटिंग पर भी पाबंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ बड़ी कक्षाओं में। इन शब्दों के साथ उसने अचानक एक दयनीय भाव धारण कर लिया। डैंग डैंग, मुझे माफ करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग गपशप करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब समझाऊं? लॉन्ग डांग डांग ने हताश होकर कहा, क्या आपको यकीन है कि आप स्थिति को और खराब नहीं करेंगे? लिंग मेंगलू ने जीभ बाहर निकाली और कहा, ठीक है, नाराज मत हो। मैं तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आई हूं। ये कहते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। क्या बात है? लॉन्ग डांग डांग ने हैरान होकर पूछा। हमें आज दोपहर मंदिर मुख्यालय जाना है, तुम, मैं और लॉन्ग कोन कोन, लिंग मेंगलू ने कहा। ज्ञान आत्मा भट्टी प्राप्त करना पूरे मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। पवित्र दूत चाहते हैं कि हम वहां जाएं, और केवल पवित्र दूत को ही हमारे ज्ञान आत्मा भट्टी प्राप्त करने के बारे में पता है, यहां तक कि अकादमी के उच्च अधिकारियों को भी नहीं। पवित्र दूत का ज्ञान मंदिर से सीधा संबंध है। क्या मुझे भी जाना होगा? बुद्धि आत्मा भट्टी वास्तव में शीर्ष स्तर की है, लेकिन क्या उसकी आत्मा भट्टी कुछ विशेष नहीं है? बिल्कुल, पवित्र दूत ने खास तौर पर हम तीनों को बुलाया था। मेंगलू ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। ठीक है, अभी या किसी और समय? लॉन्ग डांग डांग ने पूछा। अब सबसे अच्छा होगा, क्या आप कौन कौन ले सकते हैं? मेंगलू ने सुझाव दिया। लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। यह एक गंभीर मामला था। निस्संदेह पवित्र दूत के लिए जिन छात्रों ने बुद्धि आत्मा भट्टी प्राप्त कर ली थी, वे देखने लायक थे, खासकर मेंगलू जैसे छात्रों के लिए। जहां तक खुद का सवाल है, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जब तक निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी का मामला सुलझ नहीं जाता, न केवल उसकी बुद्धि आत्मा भट्टी का कोई भविष्य नहीं था, बल्कि उसे ऊंचे पद पर आगे बढ़ना भी मुश्किल लगता। अगले दरवाजे पर जाकर लॉन्ग डांग डांग ने दरवाजा खटखटाया। लॉन्ग कोन कोन, बाहर आओ, हमें कुछ काम है। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर तुम 3 तक गिनने के बाद भी बाहर नहीं आए तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा, लॉन्ग डांग डांग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं बंद कमरे में साधना कर रहा हूं, क्या तुमने दरवाजे पर लिखा बोर्ड नहीं देखा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे प्यारे भाई को क्यूई विचलन का सामना करना पड़ेगा? अंदर से एक गंभीर आवाज गूंजी। देर मत करो, हमें कुछ जरूरी काम है। जल्दी करो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। लॉन्ग डांग डांग को बाहर देखकर लॉन्ग कोन कोन ने बस अपना सिर बाहर निकाला। क्या जरूरी बात है? लॉन्ग डांग डांग ने धीमी आवाज में कहा, पवित्र दूत ने हमें बुलाया है। चलो चलें। ओह, क्या ये बुद्धि आत्मा भट्टी की वजह से है? लॉन्ग कोन कोन ने राहत की सांस ली और बाहर निकल गया। लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, शायद। लेकिन पहले मुझे ये तो समझाओ कि जाल को व्यापक रूप से फैलाना और व्यक्तिगत रूप से पोषण करना से तुम्हारा क्या मतलब था? अरे भाई, मुझे समझाने दो। क्या मैं तुम्हारे भविष्य की खुशी के बारे में सोच रहा था? लॉन्ग कोन कोन ने चेहरे पर चापलूसी भरे भाव के साथ विनती की। लॉन्ग डांग डांग ने हल्की सी मुस्कान दी, मेरी खुशी का ख्याल रखते हुए। फिर मैं तुम्हारी भी खुशी का ख्याल रखूंगा। तुम अपनी रिब्स शॉप देवी से व्यापक सामाजिक नेटवर्क के बारे में बात क्यों नहीं करते? भाई, मैं गलत था। क्या ये कहना काफी नहीं है कि मैं गलत था? तुम दोनों बहुत प्यारे हो। लिंग मेंगलू लॉन्ग डांग डांग के छात्रावास से बाहर आया और भाइयों को देखकर हंस पड़ा। लॉन्ग कोन कोन ने उसकी जांच की, फिर लॉन्ग डांग डांग की ओर देखा। तुम दोनों वास्तव में एक साथ हो, है ना?
लॉन्ग डांग डांग ने चिढ़कर कहा, कल्पनाएं बंद करो। वह हमें पवित्र दूत के पास ले जाने आई है। चलो चलें। तभी उसने लॉन्ग कोन कोन को छोड़ा। मेंगलू आगे आगे चल रही थी। उसके पीछे दो खूबसूरत चचेरे भाई बहन थे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, और वह मन ही मन ये देखकर हैरान रह गई कि वे कितने फैशनेबल लग रहे थे। जब भी वे दूसरे छात्रों के पास से गुजरते तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती। वे तीनों टेलीपोर्टेशन व्यू रचना के पास पहुंचे। मेंगलू ने व्यू रचना को सक्रिय किया और अगले ही पल वे मंदिर मुख्यालय में टेलीपोर्टेशन व्यू रचना के स्थान पर पहुंच गए। हालांकि लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन अक्सर साधना के लिए मंदिर मुख्यालय आते थे, लेकिन उन्हें वास्तव में पवित्र दूत का स्थान नहीं पता था। दूसरी ओर लिंग मेंगलू उस जगह से बहुत परिचित लग रहा था और उन दोनों को मंदिर मुख्यालय के भीतर ले गया। वे तीसरी मंजिल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। एक चौड़ा रास्ता एक विशाल भित्तिचित्र के सामने समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था जो 1 दर्जन मीटर ऊंचा और कम से कम 50 मीटर चौड़ा था। विशाल भित्तिचित्र को बारीकी से गढ़ा गया था, जिसमें विभिन्न आकृतियों वाले विशाल दानव देवता के स्तंभों को दर्शाया गया था। प्रत्येक दानव देवता के स्तंभ के सामने एक मायावी आकृति खड़ी थी। अग्रभूमि में 6 शक्तिशाली आकृतियों के छायाचित्र थे जो 6 महान पवित्र मंदिरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये भित्तिचित्र स्पष्ट रूप से 10,000 वर्ष पूर्व के गौरवशाली इतिहास का अभिलेख है, जब मानव जाति के 6 महान पवित्र मंदिरों ने राक्षस जनजाति के 72 स्तंभों वाले राक्षस देवता के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मेरे 2 मीटर के दायरे में रहो, लिंग मेंगलू ने लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन से कहा। भाई अपने चचेरे भाई के पास पहुंचे। लिंग मेंगलू के हाथ में रोशनी टिमटिमा उठी और उसने एक बेहद नाजुक टोकन निकाला। पारदर्शी सुनहरे क्रिस्टल से बना ये टोकन उसकी हथेली में चमक रहा था। तुरंत ही वह चमकदार आभा और भी प्रबल हो गई। लिंग मेंगलू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को टोकन में प्रवाहित किया और टोकन से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली जिसने भित्तिचित्र पर पुजारी के मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति को प्रकाशित कर दिया। अचानक प्रकाश घूम गया और भित्तिचित्र की सतह पर एक सुनहरा भावर प्रकट हुआ। अगले ही पल वे एक चूषण शक्ति में लिपट गए। सुनहरे प्रकाश की एक चमक के साथ वे एक क्षण बाद ही दूसरे आयाम में प्रकट हो गए। यह एक सुनहरा महल था जिसका पूरा आंतरिक भाग घनी चमकदार आभा से भरा हुआ था और चारों ओर लगभग श्यान प्रकाश तत्व चक्कर लगा रहे थे। विभिन्न आकृतियों वाले देवदूतों से उत्कीर्ण विशाल सुनहरे स्तंभों के दोनों ओर जमीन से अंदर की ओर सुव्यवस्थित स्वर्णिम संरचनाएं फैली हुई थीं। गोलाकार हॉल के केंद्र में एक सुनहरी गोलाकार वेदी थी जिसके चारों ओर 6 सबसे बड़े सुनहरे स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक पर 6 विशाल 6 पंखों वाले सेराफिम में से एक उत्कीर्ण था। बच्चों, प्रीस्ट सीक्रेट लेगेट में आपका स्वागत है, एक बुजुर्ग और दयालु आवाज गूंजी। तीनों ने ऊपर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सुनहरे पुजारी के वस्त्र पहने, सुनहरा राजदंड लिए, उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही लिंग मेंगलू मुस्कुराने लगा। लॉन्ग कोन कोन उत्सुक दिखाई दिया और केवल लॉन्ग डांग डांग आश्चर्यचकित रह गया, लगभग बोल पड़ा, दादाजी। दरअसल वेदी पर खड़ा बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन के दादा ओल्ड मास्टर लिंग थे। दादाजी। लॉन्ग कोन कोन ने अपने भाई से लेकर वेदी पर बैठे बुजुर्ग की ओर देखा, वह भी उतना ही स्तब्ध था। आखिरकार लॉन्ग लिली और लिंग जू ने अपने बेटों को कभी नहीं बताया था कि उनके दादा एक पवित्र दूत थे। हाँ, एक पवित्र दूत। इस वेदी के ऊपर खड़े होकर इतना आलीशान पुजारी का वस्त्र धारण करने की क्षमता और किसमें है? केवल एक पवित्र दूत की पहचान ही यह सब समझा सकती है। उनके दादा वास्तव में 9वें दर्जे के संत थे, पुजारी का सर्वोच्च स्तर। हालांकि उनके सभी गुरु 9वें दर्जे के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, फिर भी कोई भी पवित्र दूत नहीं था, जो दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर दर्शाता है। भाई, क्या हमें पवित्र दूत की तीसरी पीढ़ी माना जाएगा? लॉन्ग कोन कोन लॉन्ग डांग डांग से पूछने से खुद को रोक नहीं सका।